दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत में नागरिकता तय करने और एनआरसी कराने का अधिकार किसका है? स्वाभाविक है कि भारत सरकार का है। मूल तौर पर कहें तो गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय का है। कानून मंत्रालय से कानूनी प्रक्रिया की बाधाएं दूर की जाएंगी और गृह मंत्रालय किसी भी प्रकार के नागरिकता के संबंध में कानून का मसौदा सरकार और संसद के सामने पेश करेगा और संसद उसे मंजूरी देगी। लेकिन मौजूदा दौर में हो क्या रहा है? आखिर किसने नागरिकता या एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जैसे कामों को कराने का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं। और आप हमारी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर अखबार, आज के अखबार का पन्ना देख सकते हैं और उस पन्ने पर नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। जरा उसे ध्यान से देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ये दैनिक भास्कर के हवाले से दी गई खबर को मैं पढ़ रहा हूं। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं कि आधार नागरिकता के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। ये आप हमारी स्क्रीन पर भी बोल्ड लेटर में देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार। और यहीं से वो संवैधानिक सवाल खड़ा होता है कि आखिर नागरिकता तय करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस शख्सियत ने दिया, किस सरकार ने दिया, किस कानून ने दिया और संविधान के किस धारा ने दिया कि देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयोग इस देश में नागरिकता से संबंधित विधान को और नागरिकता को तय करने की हद तक चला जाए। क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं? चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। चुनाव आयोग का काम देश के अधिकांश मतदाताओं, कोई मतदाता न छूटे, यह सुनिश्चित करना है, न कि इस देश में नागरिकता और विधान जो नागरिकता से जुड़े हुए हैं उन्हें तय करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अब भारत के संविधान में चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तभी बिहार में जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी एसआईआर के नाम पर बिहार में जो खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से लगभग 8 करोड़ वोटर के सामने कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, इस तरह की प्रक्रिया सामने रखी जा रही है। 87 से पहले जन्मे हुए लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, चाहे वो जिस रूप में हो, लेकिन आधार और पैन कार्ड के रूप में ना हो। ये कहा जा रहा है 1 जुलाई 87 से 2004 के बीच में जन्मे हुए लोगों को कहा जा रहा है कि अपने साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र, और 2004 के बाद जन्मे हुए लोगों को कहा जा रहा है कि अपने साथ साथ माता और पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड को नहीं मानेंगे। अब सवाल जो उठा हुआ है, एक इतना कम समय में कौन सा अधिकारी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देगा? और क्या सभी लोग बिहार में मैट्रिक पास हैं कि वो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट ला करके लगाएं? इतना अव्यवहारिक फैसला चुनाव आयुक्त ने कैसे लिया? चुनाव आयोग ने आदेश कैसे जारी कर दिया? ये अपने आप में एक सवाल है। और मूल सवाल वहीं आकर टिकता है जो बात ज्ञानेश कुमार के हवाले से, ज्ञानेश कुमार के शब्दों में दैनिक भास्कर या दूसरे अखबार कह रहे हैं कि आधार नागरिकता को तय करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। आधार के आधार पर नागरिकता तय नहीं होती। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि भारत का निर्वाचन आयोग अपने मूल काम को छोड़कर चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना, इसको छोड़कर अब नागरिकता तय करने चला गया। कल को पता चले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी यूपीएससी का काम करने लगे, वो यूपीएससी का एग्जाम लेने लगे। परसों पता चले कि जो भारत का सूचना आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट का काम करने लगे। उसके अगले दिन ये पता चले कि इस देश में जो दूसरे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसएसओ है, वो एनएसएसओ अब कहीं जा करके वो अपना मूल काम छोड़ करके इस देश के अंदर विदेश नीति को तय करने लगे। क्या यही मौजूदा दौर में भारत की नियति बन चुका है? और क्या यही अमृत काल का वो अमृत है जिसको ताजा ताजा पीने के लिए बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को विवश किया जा रहा है? ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर लेकर पहुंचा है।
एडीआर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की है और तमाम उन बातों को गिनाया है जिन बातों को लेकर बिहार में लोग हलकान हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार में ज्यादातर वोटर्स ये कह रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट के रूप में तो सिर्फ आधार है, और जब उनके पास आधार है तो आधार को ये मान्यता क्यों नहीं दे रहे। और जब आधार को मान्यता नहीं दे रहे तो फिर सीधा मतलब है कि बड़े पैमाने पर वोटर का नाम काटने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। पहले 1 लाख वॉलंटियर लगाए गए और 5 दिन बाद कहा गया, नया नोटिफिकेशन लाया गया कि अब 4 लाख लोग काम करेंगे। तो ये 3 लाख लोग कौन है, कहां से आए, ये भी ज्ञानेश कुमार नहीं बता रहे हैं। और जब एडीआर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो कई सारे बुनियादी सवालों को लेकर पहुंचा है। देखिए, एक बात तो क्लियर है, बिहार का चुनाव झांकी है और बंगाल का चुनाव बाकी है। बिहार में ट्रेलर दिखाया जा रहा है और बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वहां से वोटर का नाम काटने के लिए एक बहाना तैयार किया जा सके कि नहीं नहीं, इसके पहले तो बिहार में भी यही हुआ था चुनाव के ठीक पहले, और वही काम करने अब बंगाल में आए हैं। तो उसके लिए एक बुनियाद तैयार की जा रही है कि बंगाल में कैसे वोटर लिस्ट का नाम, उसकी वोटर लिस्ट को कैसे दुरुस्त किया जाए, पहले बिहार और फिर बंगाल। क्या जनता का समर्थन यदि किसी खास राजनीतिक दल या गठबंधन को मिलने का भरोसा खत्म हो जाए तो क्या वो दल या गठबंधन सत्ता में होने की वजह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की हद तक चला जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं और आयोगों को गोदी संस्था और गोदी आयोग में तब्दील कर देगा? कई सारे मूलभूत सवाल हैं, लेकिन एडीआर ने जो सवाल उठाया है, एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उम्मीद है कि सोमवार के दिन इसमें पहली सुनवाई भी होगी, तो कई सारी बातें साफ होगी। लेकिन एडीआर ने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। बुनियादी सवाल यह है कि अब चुनाव एकदम सर पर है और इतना कम समय दिया गया है, 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट सबको जमा करने के लिए कहा गया है। बिहार से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में पलायन किए हुए हैं। क्या इसी काम के लिए एक बार वो घर वापस आए? और जब वो घर वापस आएंगे तो क्या ज्ञानेश कुमार का आयोग उनके लिए टिकट की व्यवस्था करके दे रहा है, उनके लिए उनके दफ्तर से, उनकी फैक्ट्रियों से छुट्टी का इंतजाम कर रहा है कि नहीं इस बात के लिए छुट्टी दी जाए कि ये घर जाकर डॉक्यूमेंट जुटाएं और वोट के पहले अपना डॉक्यूमेंट जमा करें? खाए कोई और डकार कोई भरे, आदेश दे ज्ञानेश कुमार और डकार भरे बिहार की जनता। ये हालात जो बना हुआ है, इसी हालात के ऊपर जब ये मामला एडीआर सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचा है तो कम समय सीमा तो एक मुद्दा है ही, दूसरा बड़ा मुद्दा है कि बिहार के अधिकतर वोटर्स के पास जिस डॉक्यूमेंट्स की तलाश की जा रही है वो सारे डॉक्यूमेंट्स या उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गरीबी बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अशिक्षा का वातावरण ज्यादा है। साक्षरता भले ही 74% के आसपास पहुंच गई हो, लेकिन साक्षर होना और कम से कम मैट्रिक पास होना, दोनों में फर्क है। जब तक मैट्रिक पास नहीं है कोई व्यक्ति, तब तक आधार के सिवा उसके पास बिहार जैसे राज्य में कोई दूसरा बर्थ का प्रूफ होगा, जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर कोई दूसरा प्रूफ होगा, ये तो आम आदमी भी समझ सकता है कि नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा जो 10वीं पास नहीं है वो नहीं होगा। फिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? सीधी सी बात है कि एनआरसी सीधे तरीके से लागू करने में असफल सरकार का पिट्ठू बनकर ज्ञानेश कुमार और उनका आयोग एनआरसी को पर्दे के पीछे से थोपने की कोशिश कर रहा है। तभी ज्ञानेश कुमार की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल की माने तो उनसे रूड व्यवहार कर रहे हैं। जब वो उनसे मिलने पहुंचते हैं, अपना ज्ञापन देने, अपनी बात रखने पहुंचते हैं, और अब सीधे सीधे जो अखबारों में छप रहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये तय करने वो चले हैं कि क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र है और क्या नहीं है। तो एडीआर जिस मामले को लेकर पहुंचा है दोस्तों, उस एडीआर के मुकदमे पर, उस एडीआर के द्वारा फाइल किए गए रिट पर यदि आप नजर डालें तो संविधान के कई अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 14 का हवाला, आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला, इसके साथ साथ आर्टिकल 32 के तहत तो रिट ही फाइल की गई है। आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का हवाला, क्योंकि जीवन के अधिकार के तहत ही भारत में नागरिकता का अधिकार भी कहीं ना कहीं उसके व्यापक दायरे में आ जाता है।
कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गया उसे वोट देने का अधिकार तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकार उसे वोट देने के लिए अयोग्य घोषित ना कर दे। तो आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया। इन सब के अलावा संविधान के अनुच्छेद 325 का भी हवाला दिया गया है और 325 के का हवाला जो संविधान के अनुच्छेद का दिया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 325 तो कहता है कि कोई योग्य मतदाता न छूटे। जो भी व्यक्ति वोट डालने की काबिलियत रखता है उसको अंतिम समय में भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जाता है। अगर आपको याद हो तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, अवध ओझा, वो अवध ओझा दिल्ली के मतदाता नहीं थे। अंतिम समय में उनका नाम दिल्ली में दर्ज किया गया, तब जाकर वो दिल्ली में नामांकन पत्र को दाखिल करने लायक हुए। और इस बात को जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में कोई व्यक्ति देश में कहीं भी वोटर हो तो देश में कहीं जाकर चुनाव लड़ सकता है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामान्य सीट से और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वो किसी भी सीट से, चाहे वो रिजर्व हो या नॉन रिजर्व। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का मतदाता हो या मतदाता यदि नहीं है तो उस राज्य की विधानसभा सीट से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या इसके सहारे जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनका नाम भी काटने की तैयारी हो रही है? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग को देना होगा। और उससे भी बड़ा सवाल जो एडीआर ने अपनी याचिका में भी उठाया है, वो सवाल दरअसल ये है कि 29 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 जनवरी 2025 के बीच, यानी नवंबर दिसंबर, ये पूरा 2 महीना, और अक्टूबर का 29 30 31 3 दिन और जनवरी के 6 दिन, यानी 2 महीने 9 दिन, ये 69-70 दिन तक जो एसएसआर चलाया गया, एसएसआर यानी स्पेशल रिव्यू जो किया गया, वोटर लिस्ट का स्पेशल रिव्यू, उसका कोई मतलब नहीं है क्या? जो स्पेशल रिवीजन वोटर लिस्ट का किया गया उसका कोई मतलब नहीं है। एसएसआर का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं कि क्या है। एसएसआर का फुल फॉर्म बताया जाता है स्पेशल समरी रिवीजन। तो जो स्पेशल समरी रिवीजन 29 अक्टूबर 2004 से लेकर 6 जनवरी 2000 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 जनवरी 2025 के बीच चलाया गया, उसके बाद वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया गया। कितने लोग दिवंगत हो गए, कितने लोग बाहर चले गए, दूसरी जगह के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो गए, कितने नए लोग जुड़ गए। जब ये काम कर दिया गया 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच, फिर इस एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी है? फिर लोगों को लाइन में लगाने, कागज दिखाने, डॉक्यूमेंट दिखाओ, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, अपने साथ अपने माता पिता का भी दिखाओ, ये सब चोंचले करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या यह विपक्षी गठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए सत्ताधारी दल के इशारे पर उठाया गया एक कुत्सित प्रयास है? और क्या आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहा है? मुझे लगता है आयोग सत्ताधारी दल के इशारे पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन संदेह तो बढ़ता जा रहा है। मनुष्य संदेहवादी होता है, मैं बार बार कहता हूं, और इशारे इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात वो ये है कि 2003 में जब एसआईआर किया गया, विशेष रिव्यू इलेक्शन की वोटर लिस्ट का किया गया, उसके 22 साल बीत चुके हैं। 22 साल के दरमियान यदि बिहार को ही हम केस स्टडी के तौर पर रखें तो बिहार में 5 लोकसभा चुनाव हुए। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव। 5 विधानसभा चुनाव भी हुए। 2005 में 2 बार चुनाव, 2010 में 1 बार चुनाव, 2015 में 1 बार चुनाव और 2020 में 1 बार चुनाव। तो ये 5 लोकसभा और 5 विधानसभा जब उसके बाद हो गए तो क्या ये सारे फर्जी चुनाव थे? तो क्या आज एसआईआर कराने की जरूरत पड़ रही है चुनाव के ठीक पहले? क्या इसे लोकसभा चुनाव के पहले 2023 में या 2022 में नहीं कराया जा सकता था? क्या इसे लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद और विधानसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले इस एक्सरसाइज को मुकम्मल नहीं किया जा सकता था? इन तमाम सवालों के बीच जो बयान दैनिक भास्कर ने छापा है ज्ञानेश कुमार के हवाले से, यदि उस बयान पर हम यकीन करें तो साफ जाहिर होता है कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अपने दायरे का अतिक्रमण कर रहे हैं और वो नागरिकता को तय करने की हद तक जा रहे हैं, कौन नागरिक है और कौन नहीं है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है।
तो क्या हमारी नागरिकता को कोई ज्ञानेश कुमार तय करेंगे या कोई निर्वाचन आयोग तय करेगा? मैं भारत का नागरिक हूं, हमारी नागरिकता को तय करने वाले ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेश कुमार का आयोग कौन होता है? मैं भारत का नागरिक हूं, इसे तय करने वाली भारत सरकार भी कौन होती है? हमारी नागरिकता को किसी भी तरह से सस्पेंड करने या नागरिक अधिकारों को रोकने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सक्षम न्यायालय को मिलता है, न तो किसी सरकार को मिलता है और न ही किसी आयोग को मिलता है। फिर ज्ञानेश कुमार को यह अधिकार कहां से आया कि वो कह सके कि आधार नागरिकता को तय करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नागरिकता तय करने बैठे हैं या वोटर तय करने बैठे हैं? सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को यह बताना चाहिए। और अगर ज्ञानेश कुमार, जिन्हें कुछ लोग उनका पूरा नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी कहते हैं, तो अगर ज्ञानेश कुमार इस बात में का जवाब नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर यह मामला एक बहुत गंभीर संवैधानिक संकट के का कारण बनता जा रहा है। और इस संवैधानिक संकट से निजात दिलाने के लिए एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस गवई साहब की बेंच को तत्काल कोई बड़ा फैसला लेना होगा, अन्यथा बिहार से जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो पूरे देश में एक अलग तरह की राजनीतिक और सामाजिक सुनामी खड़ी कर सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र भरोसे से चलता है, लोकतंत्र मतदाताओं की भागीदारी से चलता है और लोकतंत्र स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से चुनी गई सरकारों के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा संवैधानिक दायरे में काम करने की परिभाषा और परिस्थितियों से चलता है। लोकतंत्र एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण की परिस्थितियों से नहीं चलता। ये बात ज्ञानेश कुमार को भी समझनी चाहिए, ये बात निर्वाचन आयोग को भी समझनी चाहिए, ये बात हम नागरिकों को भी समझनी चाहिए और ये बात तमाम दूसरे संस्थाओं और सरकारों को भी समझनी चाहिए। देखते हैं कौन कितना समझता है इन चीजों को। इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।